Yes, good morning, students. Today we are continuing with our chapter number 5, that is force and laws of motion. In previous class, we had studied about force, balance force, and resultant force. Now, in this section, we will discuss about the relation between force and angle. चलिए, तो अपन देखते हैं आज के सेक्शन में अपन फोर्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन देखेंगे. देखिए, अपन ने पिछली क्लास में क्या सीखा था. ये फोर्स लग रहा है यहाँ पर F1, यहाँ फोर्स लग रहा है F2, और अगर ये दो फोर्स पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स इसके डायगोनल की तरफ होता है. ये पूरा एंगल क्या बताया था? थीटा बताया था. इस पॉइंट को O नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया, इस पूरे एंगल को थीटा नाम दे दिया. ठीक है. अच्छा, खाली इस रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है और इस F1 के बीच में जो एंगल है उसको भी कुछ नाम दे देते हैं. चलो, अल्फा नाम दे दिया. ठीक है. अपन ऐसे नोमेनक्लेचर कर रहे हैं और रिजल्टेंट के बीच में और इसी बीच में एंगल अल्फा नाम दे दिया और यहाँ पर एंगल को बीटा नाम दे दिया. अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा. आपको दिख रहा होगा ये. तो ऐसे कुछ नेमिंग कर दी तो अपन ये थीटा, अल्फा, बीटा और फोर्स इनमें रिलेटेड रिलेशन वाला एक इक्वेशन देखेंगे इस सेक्शन में. तो देखिएगा किस तरह से अपन क्या रिलेशन देखने जा रहे हैं. अपन ने कहा था कि भाई यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो. पिछले लेक्चर में आपने ये पढ़ा था. ठीक है, ऐसे थीटा बना दिया था. ये F2 था तो इसको भी F2 बोला था, और ये थीटा है तो इसको भी थीटा बोला था. ऐसे ही करा था आपने. देखिए, ट्रायंगल बन गया था. इसको x नाम दे दिया था ना. इस F2 के कारण इस परपेंडिकुलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? F2 sin थीटा. ये पिछली क्लास में सीख लिया था. ठीक है, ये पिछली क्लास में सीख लिया था. एक चीज और है. चलो, अब इसको अगर अपन एक बार के लिए भूल जाएं, इस AB लाइन को भूल जाएं, तो एक बड़ा ट्रायंगल सोचो, OBX. खाली इस ट्रायंगल को सोचो. देखो, अलग से बना देता हूँ. O, दिस इज B, दिस इज X. तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? अल्फा. और ये क्या है? F है. ये क्या है? F1 है. तो इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना पड़ेगा? F sin अल्फा. ये इफेक्ट क्या बोल रहा हूँ मैं? पिछले लेक्चर को पढ़ना था, पता चलेगा. इफेक्ट, इसका कंपोनेंट निकाल लिया. परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? तो होगा हाइपोटेनस साइन थीटा. ऐसा मैंने सिखाया था ना पिछले लेक्चर में. तो अगर किसी को ये डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहा हो तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला. पिछले लेक्चर को देखो. चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं. तो दिस BX, तो रिलेशन बिटवीन फोर्सेस एंड एंगल. ये रिलेशन था. तो देखो, BX जो है इस डायग्राम में वो किसकी इक्वल है? F2 sin थीटा. और F sin थीटा भी तो बोल रहा हूँ इसको. एक ही बात है. F sin थीटा नहीं, अल्फा बोल रहा हूँ. तो इससे अपन को क्या पता चला? F2 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F अपॉन साइन थीटा. मिला कि नहीं मिला? पता चला है ना ये रिलेशन. चलो, ऐसे ही और कुछ करते हैं. एक रिलेशन और निकालते हैं. तो ऐसी मैथ्स चल रही है, बिल्कुल ध्यान से देख लो. कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है. सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री लगती है और काम हो जाता है. चलो, एक काम और करते हैं. इस A से इस रिजल्टेंट फोर्स पर एक परपेंडिकुलर डाल दो. परपेंडिकुलर मतलब समझते होगे 90 डिग्री. ठीक है. तो अब ये इस पॉइंट को भी नाम दे दो. चलो, X दे दिया ना, उसको इसको Y दे देते हैं. तो देखो, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं तुमको. एक ये और एक ये. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अलग से बनाओ. ये O हो गया, ये B हो गया, ये यहाँ पर X हो गया. ये पूरी लाइन खींच दी इस पॉइंट को. अच्छा, ये वाला लेना है अपन, X नहीं लेना. X नहीं लिया. क्या लिया? B से A लिया. B है, ये A पॉइंट है. उसको कॉपी कर रहा हूँ बिल्कुल. यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ. ये अल्फा है, ये बीटा है.
ऐसा कुछ करा है ना, तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री लगाने जा रहा हूँ मैं। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज F1 परपेंडिकुलर, और ये क्या था, ये क्या था, दिस इज F2। तो ये ए वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वाई को क्या लिख सकता हूँ बताओ, ध्यान से देखो। ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, क्या सिखाया था पिछले लेक्चर में, परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस साइन थीटा। तो इस परपेंडिकुलर को क्या लिख दो, हाइपोटेनस साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल मतलब। ऐसे ही उस ट्रायंगल से लिखना चाहूँ तो उस ट्रायंगल के लिए ये सामने परपेंडिकुलर है, वापस परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस कौन सा है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है इस ट्रायंगल के लिए, सोचो। तो इसके हिसाब से, इस ट्रायंगल के हिसाब से ए वाई को क्या लिख सकता हूँ, हाइपोटेनस साइन थीटा। इस ट्रायंगल का थीटा कितना है, बीटा। इसको और क्या लिख सकते हैं, F1 अपॉन साइन बीटा बराबर F2 अपॉन साइन अल्फा, लिख सकते हैं। इसको मैंने दे दूँ इक्वेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2, F2 अपॉन साइन अल्फा। यहाँ पे भी आ रहा है भाई F2 अपॉन साइन अल्फा, तो जो कि किसके बराबर है, F अपॉन साइन थीटा। तो तीनों को एक साथ लिख दें, F1 अपॉन साइन बीटा, कहाँ पर है F1, F1 अपॉन साइन बीटा, ये वाला फोर्स, इसके सामने का साइन का रेशियो, वो किसके बराबर आ रहा है, F2 अपॉन साइन अल्फा। कहाँ है F2, देखो ये रहा F2, उसके सामने का एंगल ये रहा F2 अपॉन साइन अल्फा। ये किसके बराबर आ रहा है, F अपॉन साइन थीटा। कहाँ पर है F, देखना ये रहा F, ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स अपॉन साइन थीटा, मतलब दोनों के बीच का एंगल। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन फोर्सेज एंड एंगल। एक फोर्स अपॉन उसके सामने का एंगल बराबर दूसरा फोर्स अपॉन उसके सामने का एंगल बराबर रिजल्टेंट फोर्स अपॉन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। देख लें अच्छे से, इसको नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लें, वापस शुरुआत से देख लें और कॉपी में नोट कर लें। नोट्स कॉपी जो स्कूल की होती है उसमें नोट कर लें। तो इसको एक नाम से और पुकारते हैं, ये साइन से रिलेटेड बातें चल रही है तो साइन लॉ, कभी कभी इसको साइन लॉ भी बोल देते हैं। तो साइन लॉ हो जाए तो मतलब यही रिलेशन अपन को करके आना है, इसे ही साइन लॉ बोलते हैं। चलो यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने, पॉज करके नोट कर लेना। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन को निकालना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। कभी कभी ऐसा ही पूछ लेते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन बताओ। तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन का मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन का मतलब है एंगल के टर्म में कुछ रिलेशन बताना, एंगल बताना। तो यहाँ पर डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं बोलते, एंगल्स के रूप में बोलते हैं कि ये इतने एंगल पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, इसे बोलते हैं डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्शन निकाल रहे हैं। अगला टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कहाँ दिख रहा है, ये रहा, इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब इसका बेस के साथ एंगल। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan अल्फा, तुम बोलो tan ही क्यों लिखा, साइन लिख देते, हाँ लिख देते कोई बात नहीं, कॉस लिख देते कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। tan लेना फेवरेट लगता है मुझे इसलिए मैं tan ले रहा हूँ। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना होगा F2 cos थीटा है ना, ये F2 sin थीटा है तो F2। तो tan थीटा इसके बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डायरेक्शन का मतलब एंगल निकालना। तो अल्फा किसके बराबर जाएगा, tan को ले जाओ, तो tan इनवर्स F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, ये है डायरेक्शन। अब सपोज करो कि भाई अंदर सॉल्व करा तुमने, अंदर सॉल्व करा और मान लो कि आ गया आंसर 1/√3, ऐसा आ गया, मान लो 1 बाय कितना आ गया √3, ठीक है। तो
तो 1/√3 कितना tan की वैल्यू है, तो बताओगी वो tan की वैल्यू यहाँ रख दो, tan इनवर्स से tan को हटा दो तो थीटा पता चल जाएगा। जैसे मैथ्स में तो तुमने सीख ही रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये इस तरह से कोई क्वेश्चन करेंगे अपन न्यूमेरिकल तो वो और बता दूंगा। बाकी तो ये एंगल्स की वैल्यू दी हुई आएगी क्वेश्चन में, डायरेक्ट इसका सोल्यूशन की जो एंगल की वैल्यू होती है वो दी हुई आती है। तो सपोज करो कि यहाँ का वैल्यू आई tan 57 डिग्री, लेट क्वेश्चन में दी हुई आएगी कि इसका जो भी नंबर आएगा ना उसकी वैल्यू tan 57 के बराबर है। यहाँ tan 57 लिख दिया, ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स ऑफ tan 57 कितना हो जाएगा 57 डिग्री, ऐसे आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में अगर नहीं दे तुम्हें बाई चांस तो इसी फॉर्मेट में छोड़ के आ जाए। जैसे इसका सॉल्व करा तुमने और मान लो आ गया तुम्हारे पास 1257 लेट, तो फाइनल आंसर इज अल्फा इज tan इनवर्स 1257। इतने फॉर्म में ही छोड़ देना है। अगर इसकी वैल्यू दे दे कि कितने tan की वैल्यू है ये, तो वो लिख दो और tan से tan इनवर्स हटा के जो बचा हुआ है वो लिख दो, ऐसा करना है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, नोट कर लें इसको। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछे तो समझ लेना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा जरूरी नहीं है पूछे। डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है, इसको डायरेक्शन बोलते हैं। चलो अब अपन आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं लामीज थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलती है, अगर एक मान लो ऑब्जेक्ट है ये, इस पर एक फोर्स यहाँ लग रहा है F1, एक फोर्स यहाँ लग रहा है F2, एक फोर्स यहाँ लग रहा है F3, और ये इक्विलिब्रियम में है बॉडी। इक्विलिब्रियम का मतलब जैसी है वैसी है, ये होता है इक्विलिब्रियम। बैलेंस फोर्स लग रहा है कहने का मतलब, ऐसे समझ लो। तो लामी थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई बॉडी पर इक्विलिब्रियम में फोर्सेज हो, बैलेंस्ड हो फोर्स, तो उसके लिए एक रिलेशन बोलती है लामी थ्योरम। क्या बोलती है वो देखना। तो अगर सपोज करो इस एंगल को कुछ नाम दे दिया, कुछ नाम देते हैं, सपोज करो इसको कुछ नाम दे दिया, सपोज करो गामा, ठीक है। इस एंगल को कुछ नाम दे दिया, सपोज करो क्या नाम दे दिया अल्फा, इसको कुछ नाम दे दिया सपोज करो बीटा, ऐसे कुछ नोमेनक्लेचर कर दिया, ठीक है। अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, अपन ये जो फोर्स जो होते हैं ना ऐसे डायरेक्शनल चीज़ें बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इनको अपन क्या करते हैं, उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। उठा के का मतलब यहाँ से उठा के कहीं और भी रख दो, वो सेम इम्पैक्ट ही मिलेगा अपन को, बस उसी पैरेलल कंडीशन में ही रहना चाहिए। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा रीड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी समझना क्या बोल रहा हूँ। F1 बना दिया ये मैंने, एक काम कर रहा हूँ, इस F3 को जैसे इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो इसको उठा के यहाँ रख दो, कोई क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसी डायरेक्शन में तो लग रहा है ये फोर्स, क्या फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ रखा हुआ है या यहाँ से लग रहा है, एक ही तो बात है। इस पॉइंट पे तो इधर ही लग रहा है ना फोर्स, तो ऐसे रिप्लेसमेंट करा जा सकता है वेक्टर क्वांटिटी को उसी के बिल्कुल पैरेलल जाके, ठीक है। ऐसे F2 यहाँ लग रहा था, उसको उठा के वहाँ रख दो ऐसे। तो इस तरह से ये रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये तुम्हें अब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि अपन एक वेक्टर क्वांटिटी को उठा के उसी के पैरेलल कहीं पे भी रख सकते हैं, सेम इम्पैक्ट ही मिलेगा। एक डायग्राम रीड्रॉ हो जाएगा कहने का मतलब कि रीड्रॉइंग आपको सीखना है, रीड्रॉइंग आना चाहिए कि इसको और कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं, इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट की अपन ने ऐसे बात कर ली, इस तरह से रिप्लेसमेंट कर दिया, इसको F1 बोल दिया, इसको F2 बोल दिया, इसको इस F2 को उठा के यहाँ रख दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन करा जा सकता है। अब देखना इस F1 और F2 के बीच में कितना एंगल है, गामा। तो वही चीज़ करो, F1 और F2 के बीच में क्या एंगल है, गामा, लिख दो। देखो ना ये इसी के पैरेलल रखूंगा तो ये गामा ही तो होगा। अब चलो दूसरी चीज़ देखना, F3 को उठाया और यहाँ रखा हुआ है, तो ये F1 और F3 के बीच में क्या एंगल बन रहा था, क्या दिख रहा है तुम्हें, इस F1 और F3 के बीच में क्या एंगल बन रहा था, बीटा बन रहा था। तो यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, F1 और F3 के बीच में क्या एंगल रखना पड़ेगा, बीटा, इसको बीटा बोल दो, ठीक है। और देखो और क्या बचा रह गया, और बचा रह गया अब अपने पास F1 और F3 के बीच का एंगल,
F2 और F3 के बीच में कितना बन रहा था अल्फा। तो F2 ये रहा, F3 ये रहा। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा, इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूँ। पीछे बढ़ा दूँ क्या फ़र्क पड़ रहा है, या इधर बढ़ा दो क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक ही तो बात है। तो F2 और F3 के बीच में क्या एंगल बन रहा है, उसको नाम दे दिया गामा, गामा या अल्फा नाम दे दिया। तो इस तरह से रिप्लेसमेंट करा, थोड़ी सी मैक्स लगाई मैंने, इधर उधर एंगल लिख दिए हैं। दिख रहा होगा आपको, ये अच्छे से देख लो एक बार। अच्छा, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो ड्रॉ, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इसको आगे एक्सटेंड कर दो। ये F3 हो गया, F3 और F1 के बीच में कितना बन रहा है, F1 और F3 के बीच में कितना बन रहा है बीटा। और चाहो तो इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, ये F2 और F3 के बीच में कैसे बन रहा है, F2 और F3 के बीच में अल्फा। देखो अब अच्छे से देख लो, ये और अच्छा बेटर विजिबिलिटी में रहेगा तुम्हारे। अब देखो, अगर ये अल्फा है, ये पूरा 180 होता है, 180 को पाई बोलते हैं, तो ये हो गया 180 माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे ये बीटा है तो ये भी पूरा 180 दिख रहा है, तो इसको इतने एंगल को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस बीटा। ये गामा है तो इस एंगल को क्या लिख सकते हो, ये पूरा 180 है, दिस इज पाई माइनस गामा। अभी तुमने क्या सीखा था, साइन लॉ। कोई फोर्स लग रहा है अपॉन उसके सामने का साइन, ये रिलेशन डिराइव करा ना अभी जस्ट, तो डायरेक्ट लगा रहा हूँ। फोर्स उसके सामने का एंगल का साइन बराबर फोर्स उसके सामने का एंगल का साइन बराबर फोर्स उसके सामने का एंगल का साइन। ऐसे लिख सकते हैं, देख लो अच्छे से, ये भी अपने डिराइव करा था। अब देखो साइन 180 माइनस अल्फा कितना होता है, साइन अल्फा। साइन 180 माइनस अल्फा क्या, बीटा क्या होगा, साइन बीटा। और साइन 180 माइनस गामा क्या होगा, ये तो तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो भाई, पढ़ी रखा है तो तुमने 10 तक। तो दिस इज द लामी थ्योरम। तो अगर एक बॉडी पर फोर्सेस लग रहे हैं और इक्विलिब्रियम में है, तो क्या रिजल्ट दिखेगा, F1 ऐसे भी देख सकते हो, फोर्स 1 अपॉन उसके सामने का साइन बराबर फोर्स 2 अपॉन उसके सामने का साइन बराबर फोर्स 3 अपॉन उसके सामने का साइन। इस तरह से इसको रीड्रॉ भी करना आना चाहिए तुम्हें, वेक्टर क्वांटिटी को इधर से उधर रिप्लेस करना आना चाहिए, और ये रिलेशन को ही लामी थ्योरम बोलते हैं। देख लें, नोट कर लें इसको अच्छे से, कोई स्टेटमेंट लिखने की नीड नहीं है, बस डायरेक्टली लास्ट का रिजल्ट ही लामी थ्योरम कहलाता है। स्टेटमेंट लिखनी भी हो तो अगर बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रहे हों, या 3 फोर्सेस लग रहे हों किसी बॉडी पर और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो क्या है, तो फोर्स और साइन का रिलेशन क्या कहलाता है, एंगल्स का रिलेशन क्या कहलाता है, लामी थ्योरम। चलो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है इनर्ट रहना, जैसा है वैसा ही रहना। हर बॉडी चाहती है जैसी है वो वैसी ही रहे, उसको वैसे ही रहना पसंद है, तो जैसा है वैसा ही रहना इसे इनर्ट बोलते हैं, इनर्ट है, जैसा है वैसा ही है। और इस प्रॉपर्टी को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो गैलीलियो ने बताया था इसके बारे में। तो इनर्ट रहना, जैसा है वैसे ही रहने की टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं। जैसे कि बस है, 9th में बहुत सारे एग्जाम्पल तुम पढ़ चुके हो, बस की छत पर, बस की रूफ पर लगेज रखा हुआ है, अब चल रही है बस, एकदम से ब्रेक मारा तो लगेज आगे जाके गिर जाएगा, क्योंकि लगेज मोशन में था तो मोशन में ही रह गया, जैसा था तो जैसे ही रह गया, भले बस तो रुक गई हो लेकिन वो तो जैसा था वैसा ही रह गया। ऐसे पढ़े थे ना बहुत सारे एग्जाम्पल 9th में, कि भाई आप बस में खड़े हुए हो हैं, एकदम से ब्रेक मारा, आगे की तरफ झुक जाते हो, क्यों झुक जाते हो, क्योंकि जब बस चल रही तो आप भी चल रहे हो, और एकदम से ब्रेक मारा तो आप तो चल ही रहे थे ना, आप तो चलते रह गए, आगे की तरफ झुक गए। दिस इज इनर्शिया, इनर्ट रहना, जैसा है वैसे ही रहना। तो मान लो बस चल रही, सारे पैसेंजर उसके अंदर, एकदम से टर्न मारा तो पैसेंजर उधर झुक जाते, क्यों, क्योंकि पहले दूरी तो चल रहे थे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 9th में सीखे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल। तो देखिए इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया, इनर्ट रहना।
tendency of body to remain inert is called as inertia. इनर्ट रहना inertia, या एज इट इज रहना inertia, या अपनी स्टेट को चेंज होने से अपोज करना inertia. इसके टाइप्स देखें. inertia ऑफ रेस्ट. अगर कोई बड़ी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, इसे बोलते हैं inertia ऑफ रेस्ट. रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहना चाहिए, चलना पसंद नहीं करेगी. inertia ऑफ मोशन. मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए. अभी एग्जांपल देखिए ना, बस में खड़े हैं, चल रही है बस, तो पकड़ के खड़े हैं वहाँ पे हैंडल को और ब्रेक मारा, आगे झुक गए, चल रहे थे तो चलते ही रह गए. inertia ऑफ डायरेक्शन. किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में चलता रहना चाहेंगे. अगर तुमने शार्प टर्न मारा तो बॉडी इधर झुक जाएगी, कभी फील करा हो ऐसा तो. inertia ऑफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चलना चाहती है बॉडी चल रही है, चलना चाहती है, जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है. दिस इज कॉल्ड inertia ऑफ डायरेक्शन. ठीक है. inertia ऑफ रेस्ट आ जाए तो टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन रेस्ट. inertia ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन मोशन. inertia ऑफ डायरेक्शन, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन अ सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन. ऐसे अपन लैंग्वेज लिख सकते हैं अपने मन से, बस इसी डेफिनेशन तो चेंज करना है. यहाँ पे इनर्ट की जगह क्या लिख देना है? टू रिमेन इन रेस्ट, टू रिमेन इन मोशन, टू रिमेन्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो तीनों की डेफिनेशन यहीं आ गई ना, बस इतना से तो चेंज करना है. ये हो गया इनर्शिया. नोट कर लें यहाँ तक. एक चीज याद रखना, एक पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन मास. Mass is the measure of inertia. कोई बॉडी जैसी है वैसी ही रहेगी, ज़्यादा देर तक वैसी रहेगी. वो किस पर डिपेंड करेगा? बॉडी के मास पर. एक हैवी स्टोन है तो बहुत दम लगाना पड़ेगा ना उसको हिलाने के लिए. और अगर वो हैवी स्टोन, पत्थर पहाड़ से रोल होते हुए आ रहा है तो क्या रोक पाओगे क्या? नहीं. मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहेगा वो, तुम्हारे को पिसते हुए आगे निकल जाएगा. समझे? तो अगर हैवी हुआ तो उसकी इनर्ट रहने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी. चल रहा है तो चलता ही रहना चाहेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा. तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. बॉडी का मास ज़्यादा है तो वो इस टेंडेंसी को ज़्यादा फॉलो करेगा. चलो नोट कर लो इसको. वीडियो पॉज करके नोट कर लें. चलिए अब इसके आगे अपन पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा, जब तक कि बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे. 9th में सीखा था वही है सेम. 9th में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आता था, तो वही तो ये लिख रहे हैं कि कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी. जब तक कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक अपनी स्टेट नहीं बदलेगी. बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट until and unless an external unbalanced force acts on it. जब तक कि बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक जैसी है वैसे ही रहेगी. कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. पैसेंजर्स jerk backward when bus starts suddenly.
किस कारण से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, पैसेंजर पीछे की तरफ झुक जाते हैं, 9th के एग्जाम्पल है, कुछ नहीं तो चीज ही नहीं है, खड़े हैं एकदम से बस चल गई तो पीछे झुक जाते हैं, क्यों? पैर तो आगे मोशन में आ गए बस के साथ, लेकिन ऊपर की बॉडी तो जैसी थी वैसी रहना चाह रही थी, तो रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहना चाहिए, तो पैर तो भले आगे जा रहे हैं वो वहीं रह गए, तो पीछे झुक गए। फिर थोड़ी देर में अपने अपने आप को एडजस्ट करा तो सीधे हुए, वो बातें लगे, लेकिन एक बार तो झटका खाया। ऐसे ही पैसेंजर्स jerk forward when moving bus stops suddenly। क्यों हुआ ऐसा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन में थे तो मोशन में रह गए, इसलिए आगे झुक गए, बस तो रुक गई। ऐसे ही when a moving bus takes sharp turn, then passenger jerks in initial direction। जिस डायरेक्शन में चल रहे थे उसी डायरेक्शन में झटका खाया, उधर ही मुड़ गए वापस, एक बार के लिए तो मुड़ गए, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहते हैं, जिस मोशन में है तो मोशन में रहना चाहते हैं, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहते हैं। तो ये सब क्या अपन ने फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जांपल देख लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपने 9th में देख लिए थे, तो अपन ने उनका एक बेसिक ले लिया 3 एग्जांपल से। सभी जितने भी एग्जांपल आएंगे, चाहे तो एक आप वो एग्जांपल ले लो, पेड़ को आप जर्क कर रहे हो, 9th में पढ़ा था, तो फ्रूट्स गिरते हैं, लीव्स गिरती है, तो क्यों? तो पेड़ तो जर्क करा तो पेड़ तो मोशन में आ गया, लेकिन फ्रूट और ट्री तो रेस्ट में थे, फ्रूट और लीव्स तो रेस्ट में थे, तो रेस्ट में रहना चाह रहे थे, तो खिंचा हुआ और टूट के गिर गए। और भी कुछ एग्जांपल आपने सीखे थे, क्या सीखे थे? एक कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड के ऊपर एक स्ट्राइकर ले लिया और गोटियां जमा दी आपने और मारा, तो नीचे की पीस तो निकल गई, ऊपर की ऐसी कैसी रही, तो रेस्ट में थी, रेस्ट में रही। ऐसे आपने और एग्जांपल देखे थे, एक टम्बलर लिया, ग्लास, कार्ड शीट रखी, कॉइन रखा, कार्ड शीट को तेजी से फ्लिक करा तो कार्ड शीट तो निकल गई, आगे से सरक गई, लेकिन कॉइन आके नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में था, तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा था, वहीं आगे गिर गया। तो वो तभी पॉसिबल है जब एकदम से आप फ्लिक करो, एकदम से वो नीचे निकल जाए, तो वो एकदम से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाया तो नीचे आके गिर गया, कोई सरफेस ही नहीं मिली, तो रेस्ट में था तो रेस्ट में रह गया, सरफेस ही खिसक गई तो नीचे तो आना ही पड़ेगा ना उसको भाई। तो ये इनर्शिया की तो एग्जाम्पल है। अच्छा, और क्या एग्जाम्पल देखे थे आपने 9th लेवल पे भी? टैंकर होता है पानी का या ऑयल का, उसको फुल नहीं भरते ऊपर तक, फुल भर देंगे, ब्रेक लगाएगा तो ऑयल बाहर निकल जाएगा, तो एकदम से टैंकर वाला चल गया तो ऑयल पीछे लीक हो सकता है, उसके ऊपर ढक्कन होता है ना, वहां से लीक हो सकता है। पढ़े थे ना सारे एग्जाम्पल। अच्छा, अब कारपेट को झटकते हो या गीले कपड़ों को ऐसे झटकते हो तो पानी की बूंदें बाहर आती, क्यों आती? क्योंकि जब झटका एकदम से तो कपड़ा तो मोशन में आ गया, लेकिन उसके अंदर फंसी हुई बूंदें मोशन में नहीं आ पाई, तो कपड़ा तो खिसक गया और बूंदें वहीं रह गई और हवा में उड़ते हुए आपको फील हो रही है। समझे? सब इनर्शिया के एग्जाम्पल है। तो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहता है, चल रहा है तो चलता ही रहना चाहता है, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ही मोशन करना चाहता है। दिस इज इनर्शिया। इनर्ट रहना, जैसा है वैसा ही रहना चाहना, दिस इज इनर्शिया। ठीक है, नोट कर लें यहां तक। चलो अब अपन न्यूटन का सेकंड लॉ समझेंगे। 3 एग्जाम्पल काफी थे, बाकी मैंने ओरली बोल दिया, अपन को पता ही है, दिमाग में है ही, सारे 9th से पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल से सब जड़ समझ में आ जाती है। सेकंड लॉ, इसे लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि भाई फोर्स जो किसी बॉडी पर लगाते हैं वो उसके मास पर डिपेंड करता है,
और कितना तुम्हें एक्सेलरेट करना है उस पर डिपेंड करता है, दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इन दोनों को साथ में लिख दे तो एम ए हो जाता है, प्रपोर्शन हटा दे तो कांस्टेंट के आ जाता है, इसकी वैल्यू 1 है तो m लिख दिया, a को v माइनस यू बाई टी भी लिख देते हैं, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू बाई टी। सीखा ना नाइन्थ है, नाइन्थ की चीज़ ही तो बता रहा हूँ, वही की वही चल रही है, 11th में भी वही की वही है, चैप्टर थोड़ी ना कोई चेंज होगा, बस थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाएगी, बस यही तो बात है। मास इंटू फाइनल वेलोसिटी इसे बोलते हैं फाइनल मोमेंटम, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी इसे बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम को पी से बोलते हैं, मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट को मोमेंटम बोलते हैं, नाइन्थ में ही सीख लिया तुमने। दिस इज चेंज इन मोमेंटम, इसको डेल्टा से बोल देते चेंज, ठीक है। अच्छा वो के लगे रहने दे तो क्या फर्क पड़ रहा है, अपने लगे रहने दो। अब के को अगर इधर इक्वल्स टू में लगाऊं तो प्रोपोर्शनल लिख दूं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब फोर्स की डेफिनेशन देनी है तो यहाँ से भी दे सकते हो, तो ऐसे सेकंड लॉ बोल सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसे लास्ट उस वाले को ऐसे लैंग्वेज बना दो, नहीं तो तुम ये भी लिख सकते हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। ये सेकंड लॉ है मोशन का, कि फोर्स लगाओगे तभी कुछ ना कुछ चेंज होगा, मास, कोई मास है उसकी वेलोसिटी यू से भी तभी होगी तो फोर्स लगाओगे। ज़्यादा करनी है किसी टाइम में तो ज़्यादा फोर्स लगाओ, कम करनी है तो कम फोर्स लगाओ। तो दिस इज द सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अगर आपको ज़्यादा करना है, मतलब किसी मास की वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा करना है गिवन टाइम में, तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। चलो यहाँ से अपन यूनिट भी देख ली फोर्स की, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे m1 L1 T-2। इसकी CGS यूनिट क्या होती है, डाइन, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। यहाँ तक उतार लें, वीडियो को पॉज कर लें, फिर आराम से उतार लें इसको, ये सेकंड लॉ हो गया। अब एग्जाम्पल लिखने की नीड नहीं है, खाली ओरली मैं बता रहा हूँ क्योंकि वही आपके 9th लेवल पे आ गए हैं। क्या एग्जाम्पल है, एक फास्ट मूविंग बॉल को रोकना ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा या स्लो मूविंग को, सेम मास की, तो फास्ट मूविंग को, उसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज करना है तुम्हें। फास्ट मूविंग है तो उसको बिल्कुल रेस्ट में लाना है, तो वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज करना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं बोले एक कॉर्क की बॉल आ रही है, एक प्लास्टिक की बॉल आ रही है, सेम मास की, एक कॉर्क की बॉल आ रही है, प्लास्टिक की बॉल आ रही है, और कॉर्क की बॉल और प्लास्टिक की बॉल की वेलोसिटी सेम है, तो कौन ज़्यादा चोट पहुँचाएगी, कॉर्क की, क्यों, मास उसका ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा अब क्रिकेट प्लेयर अपना कैच करते समय हाथ को नीचे क्यों करता है, पीछे क्यों करता है, नीचे देगा पीछे, इधर पीछे, इधर पीछे, पीछे पीछे करने से क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है, टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और वेलोसिटी डिक्रीज तो फोर्स कम लगेगा। तो जनरल एग्जांपल तो लिखने की नीड ही नहीं है इसको, तो ये तो यही बेसिक्स है, ये लिख लें बस, उतार लीजिए। लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं इस लॉ को, एक नाम से और पुकारते हैं। चलो अब अपन देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या होता है, अभी तुम जानते हो, हर एक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। दिस इज द थर्ड लॉ। To every action there is always equal and opposite reaction.
हर एक्शन का हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल, अगर रॉकेट को फायर करते हैं तो गैसेस नीचे निकलती है एक्शन, और रिएक्शन फोर्स ऊपर मिलता है उसको। ऐसे बैलून में अगर हवा भर दी और उसको रिलीज कर दिया, गैसेस नीचे निकली एक्शन, और बैलून ऊपर गया रिएक्शन। ऐसे स्विमिंग करते हैं तो हाथों से पीछे पानी को धक्का देता है एक्शन, और पानी अपने को आगे धक्का देता है रिएक्शन। लैंग्वेज की नीड ही नहीं है, समझना है खाली। ऐसे बुलेट है, बुलेट पड़ी हुई है, फायर करते हैं, बुलेट आगे गई एक्शन, और गन को पीछे झटका मिलता है रिएक्शन। बुलेट और गन। काफी है 4, और यूँ समझा देता हूँ। हॉर्स पाइप, फायरमैन होता है, फायर ब्रिगेड का पाइप, उसे हॉर्स पाइप कहते हैं। पानी आगे निकलता है प्रेशर से एक्शन, और पीछे झटका लगता है रिएक्शन। एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। हर एक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, अब तुम चलते हो तो भी एक्शन रिएक्शन है। चलते तो पैरों से जमीन को पीछे धक्का देते हैं, और पैर जमीन अपने को आगे धक्का देती है। दिस इज एक्शन रिएक्शन। पैरों से जमीन को दबाओगे तो जमीन अपने को आगे धक्का देगी, फिर इसको दबाओगे तो जमीन इसको आगे धक्का देगी। हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन। बोर्ड से कूदते हो तब भी है, पैर से बोर्ड को पीछे दबा रहे हो और बोर्ड ने आपको आगे धक्का दे दिया। अपन को लगता नहीं, लेकिन हो रहा है, ये हो रहा है। अपन को तो फील होता ही नहीं, हाँ भी जमीन भी अपन को धक्का मार रही है, लेकिन मार रही है, होता है, ठीक है। नई नई चीज़ें हैं, एक्सेप्ट इजीली नहीं होती, लेकिन हो रही हैं, होती है, ऐसा ही होता है। तो दिस इज एक्शन रिएक्शन लॉ। देख लें, लिख लें यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है? वही 9th में सीख लेता, वही है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो ये बॉल चल रही है, ये 10 की स्पीड से चल रही है और ये 5 से चल रही है, ठीक है। 1 kg की है, 1 kg की है। अब ये जाके इससे टक्कर मार दी, तेज चल रही थी तो टक्कर मारेगी। टक्कर मारने के बाद दोनों अलग हो गए। अब क्या सिचुएशन देखेंगे, अगर ये 10 से चल रही है, 5 से चल रही है, तो टक्कर मारने के बाद ये धीरे पड़ जाएगी और ये तेज हो जाएगी। मान लो ये 10 हो गई और ये 5 हो गई। तो देखो तुम पूरे सिचुएशन में कुछ चीज सेम है। क्या चीज सेम है? मास इंटू वेलोसिटी करो 10, मास इंटू वेलोसिटी करो 5, 15, मास इंटू वेलोसिटी करो 5, मास इंटू वेलोसिटी करो 10, वापस 15। हुआ क्या? बस इसकी वेलोसिटी उसमें आ गई। ओवरऑल सिस्टम का देखें, सिस्टम का मतलब क्या है, दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट है। तो एक ही सिस्टम के अंदर मतलब एक ही चीज़ की पढ़ाई करना है, और दो चीज़ों, एक ही चीज़ की पढ़ाई में दो चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना। मतलब कहने मतलब इन दोनों को पढ़ रहे हैं ना, जिनके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम कहलाते हैं। जिसको भी अंडर ऑब्जर्वेशन है उसे सिस्टम कहते हैं। कभी ऑब्जर्वेशन में 2 बॉल है ना, तो इसे बोलूँगा एक सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो शुरुआत में देखा ये 10 से चल रही थी, 5 से, तो वो 5 हो गई, वो 10 हो गई। अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अनबैलेंस्ड कोई एक्सटर्नल फोर्स, हवा का फ्रिक्शन वगैरह कुछ एक्सटर्नल नहीं लगे, तो यही होगा हमेशा। ये नेचर का लॉ है, कंजर्वेशन लॉ। अगर एक तेज चल रही है, एक धीरे चल रही है, तो टक्कर के बाद दूसरी तेज हो जाएगी, पहली धीरे पहुंच जाएगी। बात तो ये कंजर्व है ना, कुछ तो क्वांटिटी कंजर्व है। एक तेज एक धीरे, तो बाद में उल्टा हो गया। लेकिन रहा तो उसका मोमेंटम शुरुआत में जो है मास इंटू वेलोसिटी दोनों का सम, वही बाद में रहा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या लॉ है? मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। इसको ऐसे समझना, ये अब ये 1 2 हटा रहा हूँ, गिनती हटा रहा हूँ, मैथमेटिकली प्रूव करके बता रहा हूँ। ये बॉल है u1 स्पीड से चल रही है, ये
u2 स्पीड से चल रही है और u1 अगर ग्रेटर है u2 से तो टक्कर होनी है निश्चित है, ये कोलाइजन। ये सिचुएशन हो गई आफ्टर कोलाइजन। अब ये v1 से चलने लगी, ये v2 से चलने लगी। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, मास तो कुछ बदलेगा नहीं। अब टक्कर जब होगी तो इस पर फोर्स लगेगा, ये 1 और 2, फोर्स लगेगा 2 पर, और फोर्स ये बैक भी लगेगा 1 पर भी लगेगा। ऐसा होता है, मान लो एक गाड़ी आगे जा रही है, पीछे वाली उसे जाके भिड़ गई, तो क्या पीछे वाले पे फोर्स नहीं लगता है? लगता है, तभी तो पीछे वाली भी डैमेज हो जाती है, खाली आगे वाली भी फोर्स नहीं लगता है। तो इसने इसको टक्कर मारी तो आगे भी झटका लगा, तो पीछे भी झटका लगता है। तो न्यूटन का लॉ बोलता है कि फोर्स 1 शुड बी इक्वल्स टू फोर्स 2, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स 2 अगर आगे लग रहा है तो फोर्स 1 पीछे लग रहा है। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट बॉडी है तो 1 1 लगा दो, सेकंड बॉडी है तो 2 2 लगा दो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u बाई टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u बाई टी। ये फर्स्ट बॉडी है तो 1 1 लगा दो, सेकंड बॉडी है तो 2 2 लगा दो। अब टक्कर तो सेम टाइम पे होगी। अपन बोलेंगे कि दो गाड़ियों की टक्कर हुई सुबह 9 बजे, कैसे बोलेंगे? ये ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। दो गाड़ी टकराई, एक टकराई 9 बजे, एक टकराई 9:15 पर। टक्कर उन दोनों की हुई और बोल दूँ कि एक गाड़ी तो 9 बजे टकराई, एक गाड़ी उससे 9:15 पर टकराई। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, टक्कर का टाइम तो सेम ही रहेगा ना। इसको खोलो माइनस m1v1 माइनस माइनस प्लस, इसको खोलो m2v2 माइनस m2u2। इस चीज को माइनस m2u2 को इक्वल्स टू किधर लिया, प्लस का हो जाएगा। और m1v1 को उधर लिया, वो प्लस का हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? मास 1 इंटू वेलोसिटी प्लस मास 1 इंटू वेलोसिटी 2, इसका सम किसके बराबर आ रहा है? मास 1 इंटू v1 मास 2 इंटू v2, इसके सम के बराबर आ गया। हो गया ना कंजर्वेशन। शुरुआत में जितना मोमेंटम था टोटल मासेस और वेलोसिटी का सम था, उतना ही बाद में भी होगा। भले एक तेज हो गई तो दूसरी धीरे पड़ जाएगी, लेकिन सम तो वही रहेगा। ये अपने प्रूव कर दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं इसको। मतलब मासेस और वेलोसिटी का सम जो शुरुआत में है वही बाद में भी रहता है। जितना एक्शन रिएक्शन लॉ से भी समझ सकते हैं इसको। यहाँ तक नोट कर लें। अच्छा, अब एक चीज और देखें। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे दे सकता हूँ। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसा है ना ये m2u2 माइनस m2v2 m2u2। ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो बाय इक्वेशन 1 इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा p फाइनल अपॉन t। m2v2 क्या हो गया? m2v2 क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। और ये क्या हो गया? वापस वही डेल्टा p इनिशियल अपॉन t माइनस में। अब इस माइनस की चीज को उधर ले जाऊँ तो डेल्टा p इनिशियल प्लस डेल्टा p फाइनल बाय t इक्वल्स टू 0। ये डेल्टा का मतलब चेंज, तो चेंज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं d बाय, और ये स्मॉल चेंज ले तो d बाय dt ऑफ p इनिशियल प्लस p फाइनल इक्वल्स टू 0। अब एक चीज तो मैं ध्यान होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका डिफरेंशिएशन 0 आता है? कांस्टेंट का। इट मींस दिस इंप्लाइज p इनिशियल प्लस p फाइनल इज कांस्टेंट। द सम ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। देख लें यहां तक। चलिए यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना। कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो मैसेज कर देना, वो वापस से रिपीट कर दूंगा मैं। हो सकता है कुछ समझ में नहीं आया हो, जरूरी नहीं सबको सब चीज़ें समझ में आ जाए। तो आज की क्लास यहाँ तक ही कर रहे हैं अपन। इस लेक्चर को यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेना। कुछ भी डाउट आए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आ सकता है किसी को भी, सब इक्वल तो होता नहीं है माइंड में। मतलब माइंड में इक्वल का मतलब सबका बेस इक्वली स्ट्रांग तो होता नहीं है। हो सकता है किसी का बेस कमज़ोर रह गया हो 9th में, कुछ भी कारण से, कोई प्रॉपर टाइम नहीं दे रखा हो, ठीक है, कुछ भी कारण से कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो,
तो मुझको मैसेज कर दें, मैं उसको ज़रूर से वो टॉपिक वापस से समझा दूंगा। पॉसिबल होगा तो वापस से यहाँ पर लाइव क्लास में उस टॉपिक को रिपीट कर दूंगा, नहीं होगा तो उसको पर्सनली जवाब दे दूंगा। कोई इजी सा पार्ट हुआ तो उसको पर्सनली उसके मैसेज कर दूंगा मैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सबके साथ कॉमन है, तो उनको लाइव क्लास में और अच्छे से वापस से आपको बता दिया जाएगा, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेते हुए। लेकिन करना आपको है, ये ध्यान रखें, आप अब हायर क्लासेस में आ गए हैं, आपको खाली हिंट चाहिए होना चाहिए कि मैं खाली थोड़ा सा हिंट दे दूँ और आप पूरा का पूरा पार्ट खुद के दिमाग से सॉल्व कर लें। ऐसी एबिलिटी आपको लानी है, तभी आप कोई ना कोई कंपटीशन को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करते जाओ, अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो, थोड़ा सा हिंट लेके पूरा ही खुद ही करने की कोशिश करो। ठीक है, कोशिश ऐसी रखो, नहीं तो हम तो हैं ही, नहीं आएगा तो बिल्कुल बताएंगे आपको। ठीक है, ये अच्छे से लेक्चर देखना, एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार देखना, 3 बार देखना। और बिल्कुल कोई टॉपिक ऐसा हो कि अरे यार कितनी बार भी देख ले फिर भी नहीं आ रहा, तो फिर आप मेरे को मैसेज कर दें, मैं उसको और अलग ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, तो बच्चों आज के लिए काफ़ी है। गुड बाय टू ऑल।